हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। विंग ने सबके सामने अब खुद को इंट्रोड्यूस किया था कि वो वी चांसे और कांसे सरन दोनों के प्यार की एक खूबसूरत निशानी है। इतना बोलकर यूं कहा जाए खुद को इंट्रोड्यूस कर कर विंग ने जियांग फैंगमियान की तरफ देखा, जिनकी आंखें नीचे झुक चुकी थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत थे। विंग ने सच कहा था, वो नहीं जानते थे कांसे सरन ऑलरेडी मैरिड है, इसीलिए वो भी कांसे सरन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और यही रीजन था कि मैडम यू और फैंगमियान का रिश्ता बिगड़ गया। विंग ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरी मॉम कांसे सरन, यू कहा जाए वी कांसे सरन, इतनी प्योर और अच्छी लेडी थी कि कोई भी उनसे प्यार करने ही लगे। वो मैडम यू जैसी तो थी नहीं, ईवल और टकी औरत, तो उनकी इसी स्वीटनेस पे फैंगमियान भी फाइनली फिसल ही गए। जियांग फैंगमियान के दिल में पहले तो कांसे सरन के लिए कुछ भी नहीं था, पर जब से मैडम यू कांसे सरन और फैंगमियान को जोड़ने लगी, वैसे वैसे फैंगमियान भी कांसे सरन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और उन्हें पुश करने का काम किया मैडम यू ने। उन्हें खुद का घर तो संभालना नहीं आया, दूसरों के घर में डाका डालने चली थी। अपना पति तो काबू में करना नहीं आया और मेरी मॉम को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। पर शायद मैडम यू ये भूल गई थी कि झूठ को चिल्लाकर बोलने से वो सच नहीं होता। मैडम यू मेरी मॉम की लगातार बेइज्जती करती रही, इसलिए मेरी मॉम ने ना चाहते हुए भी जियांग फैंगमियान के पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब क्विट कर दिया और वो दूसरा जॉब करने लगी। ये बात कहीं ना कहीं वी चांसे मतलब मेरे फादर भी जानते थे, पर फिर भी उन्हें इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें अपने प्यार पर, अपने वाइफ पर हद से ज्यादा यकीन था, जो मैडम यू को अपने हस्बैंड पर बिल्कुल नहीं था। वी चांसे ने कांसे सरन को मतलब मेरे डैड ने मेरी मॉम को हमेशा सपोर्ट किया। दोनों हमेशा साथ रहे और बदकिस्मती से एक दिन कार एक्सीडेंट में दोनों भी मारे गए, पर उसमें भी उनकी खुशकिस्मती या उनका प्यार जीत गया क्योंकि वो साथ में जीने मरने की कस्में खाया करते थे। वो टच हो गई, वो साथ में जिए और साथ में मरे भी। जब उनके मौत की खबर मतलब उनके एक्सीडेंट की न्यूज फैंगमियान तक पहुंची, तब उन्होंने उनके बेटे को अडॉप्ट कर लिया, अपने घर लेके गए। मैडम यू ये जानकर बहुत खुश हो चुकी थी कि कांसे सरन मर गई, पर उनके दिल में जो शक का कीड़ा था वो अभी भी शांत नहीं बैठा था। इसीलिए उन्होंने अपने दिमाग में ही एक अलग थ्योरी बनाई। इसके हिसाब से मैं मतलब वी वुशियान जियांग फैंगमियान और कांसे सरन का लीजिटिमेट चाइल्ड हूँ, कि ये बात टोटली झूठ है। पर इसी गलत फहमी के चलते मैडम यू बचपन से मुझे टॉर्चर करने लगी। मैं महज 5 साल का था, मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए और तब से मैडम यू मुझे टॉर्चर करती रही। मेरी मॉम के बारे में भला बुरा कहना, मुझे हमेशा ह्यूमिलिएट करना। जब इन्हें पता चला कि मैं एक ओमेगा हूँ, इन्होंने बिना मुझे देखे सोचे समझे अपने दिल में एक और गंदी थिंकिंग को डेवलप करना स्टार्ट किया कि मैं अपने ही भाई, जिसे मैं बचपन से भाई मानता आया हूँ, उस पर डोरे डालेगा, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाएगा। इसीलिए इन्होंने हमेशा मुझे और जियांग चैंग, जो कि एक अल्फा है, अलग अलग रखा। ये हमेशा मुझे टॉन्ट करती रही और इसी चीज से हार कर 14 साल की उम्र में हॉस्टल चला गया। मैडम यू को इस बात का हमेशा डर था कि कहीं मैं फैंगमियान का दिल जीतकर उनका बिजनेस ना हड़प लूं, इसीलिए इन्होंने हमेशा मुझे बिजनेस से दूर रखा। बाद में मैं इनकी फैमिली से भी दूर हो गया। अडॉप्टेड ब्रदर या अडॉप्टेड सन होने के बावजूद इन्होंने कभी भी मुझे परमिशन नहीं दी कि मैं जियांग का नाम यूज कर सकूं, और इस बात से मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मुझे मेरे फादर का मतलब वी चांसे का नाम सबसे ज्यादा प्यारा था, इसीलिए मैं खुद का नाम वी वुशियान बताता था। जब मैंने घर छोड़ा, अभी से मैंने अपने एक्सपेंसेस, अपने डेब्ट खुद पे किए, पार्ट टाइम जॉब्स करके खुद की स्टडी का खर्चा भी खुद उठाया। बहुत कम ही मैं जियांग फैमिली में जाता था। मैं बिल्कुल तब अकेला था, छोटा बच्चा ही तो था। ऐसे ही वक्त बीतने लगा, कैसे ना कैसे करके मैंने खुद को संभाल लिया था। फाइनली मेरी उम्र 18 साल हुई, तब मैं कॉलेज में था। मैं हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसीलिए मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मेरा एडमिशन गुसू कॉलेज में हुआ, जो इस सिटी का सबसे फेमस और जाना माना कॉलेज है।
खुद जानता था कि मैं एक ओमेगा हूँ, इसीलिए मैं हर किसी से दूर रहता था, हर किसी से डिस्टेंस मेंटेन करता था। ऐसे ही एक दिन मेरी मुलाकात उसी कॉलेज के सीनियर से और उस कॉलेज के ओनर के सेकंड सन से हुई, जो कोई और नहीं लान वांगजी था। तब मुझे ये तो नहीं पता था कि ये एक लैन है, क्योंकि इसने मुझे अपना नाम सिर्फ वांगजी बताया था। इनफैक्ट लान वांगजी ने मुझे ये तक नहीं बताया था कि वो इस कॉलेज के ओनर का बेटा है। इन सब चीजों से अनजान शांति से अपनी स्टडी पर फोकस करने लगा। पर लान वांगजी, शायद इनका अब खिलौनों से खेलने का शौक अचानक उभर आया था और इस बार इन्होंने टॉय की जगह मुझे यूज किया। धीरे धीरे मेरे करीब आए। इन्हें पता चला कि मैं अकेला हूँ, तब ये मुझे सपोर्ट करने लगे। मेरा नाम विंग था, यूं कहा जाए वे था, इसीलिए इन्हें ये पता नहीं चला कि मैं जियांग से कनेक्टेड हूँ। और इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने कभी भी इन्हें ये नहीं बताया कि मैं जियांग का अडॉप्टेड सन हूँ। कभी भी जियांग फैमिली का नाम मेंशन नहीं किया, क्योंकि इसकी इजाजत मुझे मैडम यू ने नहीं दी थी, और ना ही मुझे इस चीज से कोई फर्क पड़ता था। धीरे धीरे हम दोनों की नजदीकियां प्यार में बदल गई। उसी कॉलेज में नी कॉरपोरेशन के ओनर का छोटा भाई, जो रियल में एक अल्फा है, पर नी मिंजू ने अपनी सेफ्टी के लिए उसे बीटा बना के उस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा, मेरा दोस्त बन गया। क्योंकि वांगजी मुझसे कॉलेज में सीनियर था, 1 साल के बाद ही उसने कॉलेज छोड़ दिया और मेरा अभी तक कॉलेज चल रहा था। कॉलेज छोड़ने के बावजूद भी लान वांगजी ने मुझे नहीं छोड़ा और मैं, जो तब पहले ही टूटा हुआ था, वो भी लान वांगजी के बहुत करीब चला गया। दोनों में प्यार हो गया। इस बारे में नी हुसैन भी जानता था, पर हुसैन भी वांगजी को फेस से नहीं जानता था, इसीलिए वो ये समझ ही नहीं पाया कि वो लैंस का दूसरा हायर है जिससे मैं प्यार करता हूँ या जो मुझसे प्यार करता है। नी हुसैन ये एक अल्फा है, ये बात वांगजी जानता था। वांगजी एक लैन है, ये बात नी हुसैन जानता था। मैं जियांग से बिलोंग करता हूँ, ये बात ये दोनों नहीं जानते थे। क्योंकि ये सब लोग एक दूसरे के राइवल्स थे, तो कहीं ना कहीं ये सब लोग एक दूसरे से जानते थे, एक दूसरे को पहचानते थे। धीरे धीरे वांगजी ने लैंस का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, खुद भी कॉरपोरेशन संभालने लगा। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। हम सब लोगों को एक दूसरे की सच्चाई नहीं पता थी, इसीलिए हम सब लोग बहुत शांति से एक दूसरे के साथ जी रहे थे। एक दिन ऐसे ही जब मैं अपने घर जा रहा था, तब मुझसे मिलने जियांग चैंग आया। उसे शायद मुझसे कुछ काम था, तभी मुझे पिक करने लान वांगजी भी आया था। इसने मुझे और जियांग चैंग को साथ देख लिया। मैं जियांग चैंग से बहुत हंस के बातें कर रहा था, तो इसे लगा जियांग चैंग ने मुझे ऐसे देकर सेट किया है ताकि मैं लैंस कॉरपोरेशन के सीक्रेट्स को चुरा सकूं। पर लान वांगजी ने उससे ये बात क्लियर नहीं की, बल्कि उन्हें मुझ पे जो डाउट था उसे क्लियर करने के लिए उन्होंने भी मैडम यू जैसी ही गलती की और मेरे पीछे स्पाई भेजा। मैं जियांग फैमिली से कंटिन्यू मिलता नहीं था, इसीलिए उस स्पाई को मेरी और जियांग चैंग की तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, पर उसे मेरी और नी हुसैन की इंफॉर्मेशन मिली और उसने हम लोगों के दोस्ती को कुछ अलग ही रूप देके लान वांगजी के सामने प्रेजेंट किया, जिससे वांगजी को लगने लगा कि मेरा और हुसैन का चक्कर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू ने जियांग चैंग के लिए वेंस की ओमेगा गर्ल जो वेंचिंग थी, उसका रिश्ता जियांग चैंग के लिए लाया था। मैडम यू के दिमाग में जो गंदगी भरी थी, उन्होंने वही गंदगी वेंचिंग के दिमाग में भी भर दी। जियांग चैंग का एक अडॉप्टेड ब्रदर है जो उसे मतलब चैंग को अपने जाल में फंसाकर ये प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता है। और वेंचिंग, इसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो इस बात पर यकीन करने लगी। उसने मुझे 2-3 बार धमकाया भी, और तब भी जब जियांग चैंग मेरी एज ब्रदर केयर करता था, वेंचिंग ने उसका गलत मतलब निकालकर बिना जियांग चैंग से सच्चाई जाने मुझे मिलने आई। मुझसे मिली तो नहीं, पर इन्होंने मेरे साथ नी हुसैन को देख लिया और उन्होंने यही बात नी मिंजू को बता दी। नी मिंजू और जियांग चैंग ऑलरेडी राइवल्स थे, तो नी मिंजू को लगा कि मैं बिजनेस सीक्रेट चुराना चाहता हूँ जियांग्स के लिए, इसीलिए मैं हुसैन के करीब जा रहा हूँ। इसी दौरान सारे बिजनेस कॉरपोरेशंस को एक इनविटेशन आया जो वेंस की तरफ से था कि वेंचिंग और जियांग चैंग की एंगेजमेंट जो करवानी थी, उसमें सब इन्वाइटेड थे इंक्लूडिंग मी। क्योंकि मेरे भाई की एंगेजमेंट थी, मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहां जाना ही पड़ा। उस
एंगेजमेंट पार्टी में जिंग्स, जियांग्स, नीज, वेंस, लैंस सब मौजूद थे। मैं जो इन बिजनेस कॉर्पोरेशंस के लाइब्रेरी से टोटली अनजान था, उसने उस पार्टी में नी हुसैन से भी बात की, जियांग चैंग से भी बात की, लान वांगजी से भी बात की और साथ ही जिन जीशुआन और जिन जीशुन से भी। जिन जीशुआन मुझे अपने छोटे भाई जिन जीशुन जो एक अल्फा है उसका ओमेगा बनाना चाहता था और मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि मैं पागल तब तो लान वांगजी के प्यार में था ना। ही दूसरी तरफ वांगजी ने जब इतने सारे अल्फाज के साथ बात करते हुए देखा, कहीं ना कहीं प्यार तो वो भी मुझसे करता था। भले ही गलत फहमियां थी पर प्यार तो भी था ना, इसीलिए उसने हद से ज्यादा ड्रिंक कर ली। यहाँ खड़ा हर एक पर्सन जानता है कि लैंस ज्यादा ड्रिंक टॉलरेट नहीं कर पाते। उस दिन वांगजी ने हद से ज्यादा ड्रिंक की थी, इसीलिए अपनी जेलेसी के चलते उसने मुझे पार्टी से खींचते हुए अपने पर्सनल अपार्टमेंट पे ले गया और मेरे लाख मना करने के बाद भी मुझ पर अपना फोर्स यूज किया। अपने अल्फा को मजबूर किया कि वो मेरे अंदर के ओमेगा को ट्रिगर कर सके। जब ऐसा हुआ, इसने बिना सोचे समझे मुझे नॉकआउट कर दिया। दूसरे दिन सुबह मैं इसे सच्चाई बताना चाहता था पर मुझे जिन जीशुआन कंटिन्यू कॉल कर रहा था क्योंकि पार्टी में देखने के बाद इसे किसी भी हालत में मुझे हासिल करना था। इसीलिए इसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो ये मेरी और मेरी यानली शीजे की लाइफ बर्बाद कर देगा। मुझे मेरी लाइफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। यानली जो मेरी सो कॉल्ड सिस्टर थी, मुझे उसकी लाइफ को बचाना था। इसीलिए मैंने जिन जीशुआन से कुछ वक्त मांगा ताकि मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकूं और इसी दौरान मैं सोचना चाहता था कि मैं कैसे इस मुसीबत से निकलूं। वही दूसरी तरफ लान वांगजी जब होश में आया तो सब कुछ भूल गया था। ऐसे ही वक्त बीतने लगा और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 3 मंथ्स। जानकर मैं टोटली शॉक हो चुका था पर एक खुशी भी थी कि अब मैं वांगजी को सच बताऊंगा और उसे अपने साथ शादी करने के लिए कहूंगा। जब वांगजी मुझसे शादी कर लेगा तो जिन जीशुन की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्ट आउट हो जाएगी। फाइनली मेरी भी एक हैप्पी फैमिली होगी। यही बात बताने के लिए मैं जब वांगजी के पास जाने वाला था तब जियांग चैंग मुझसे मिलने आया अचानक, क्योंकि उसे पता चला था कि मैं वांगजी का बॉयफ्रेंड हूँ। उस दिन जियांग चैंग ने फर्स्ट टाइम मुझसे कुछ मांगा जो देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो था कि वो चाहता था मैं लैंस कॉर्पोरेशंस के सीक्रेट्स को जियांग चैंग तक पहुंचाऊं। जो स्पाई मेरे पीछे था आन वांगजी का छोड़ा हुआ, उसने उन्हीं बातों को रिकॉर्ड कर लिया और वांगजी के सामने पेश किया। वांगजी ने बिना सच जाने उन सारी बातों पर यकीन कर लिया। उसी स्पाई ने वांगजी को मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दे दी। इससे वांगजी श्योर हो गया कि मैं नीज और जियांग्स दोनों को भी धोखा दे रहा हूँ, साथ में लैंस को भी, और तीनों से पैसे और सीक्रेट हेट कर एक दूसरे को ब्लैकमेल करना चाहता हूँ कि तीनों कॉर्पोरेशंस के ओनर मजबूर होकर मुझे बहुत सारा मनी दे। फाइनली मिसअंडरस्टैंडिंग ने मुझे वांगजी की नजर में एक परफेक्ट गोल्ड डिगर बना दिया। फिर भी वांगजी ने मुझसे सच्चाई नहीं पूछी। वो मेरे साथ बॉयफ्रेंड बनने का वो नाटक खेलता ही रहा। जियांग चैंग की बातों से मैं इतना अपसेट हो चुका था, या यूं कहा जाए इतना इफेक्ट हो चुका था मुझ पर, कि मैंने वांगजी को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई ही नहीं। और एक रात जब मैं वांगजी को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज बताने गया तो मुझे वहाँ वांगजी तो नहीं मिला पर लैन सिचान और लैन कुरैन मिल गए, जिन्हें ऑलरेडी वांगजी ने सब कुछ बता दिया था। वांगजी तो मेरे साथ गेम खेलने में सक्सेसफुल था पर लैन कुरैन और लैन सिचान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने मुझे वांगजी की सारी सच्चाई बता दी। ये जानकर मैं टोटली टूट चुका था कि वांगजी अब तक जो कर रहा था वो नाटक था। वही अब तक जिन जीशुन को यह पता चल चुका था कि मैं लान वांगजी के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हूँ। उसने अपने ब्रदर थ्रू, मतलब जिन जीशुआन थ्रू जियांग चैंग के दिल में ये बात डाल दी कि मैं जियांग्स को धोखा दे रहा हूँ, उनके सीक्रेट लैंस तक पहुंचा रहा हूँ। ना चाहते हुए भी मैंने इतने सारे दुश्मन बना लिए थे, जो दुश्मन कोई और नहीं मेरे अपनों के ही भेष में थे। अब मुझे लान वांगजी से धोखा मिला तो मैं अपने भाई की तरफ भागते हुए गया, कि मैं भी जियांग चैंग को मानता तो अपना ब्रदर ही था ना। उसने मुझसे कुछ भी कहा हो पर था तो वो मेरा ब्रदर ही ना। इसीलिए मैं उसके पास गया ताकि वो लान वांगजी को समझा सके, और उल्टा जियांग चैंग ने भी मुझे ह्यूमिलेट किया। और जब जियांग और लैंस दोनों के हाथों हार चुका था तब मेरे दोस्त
सॉरी, मेरे सो कॉल्ड दोस्त नी हुसैन को मेरी हालत के बारे में पता चला। नी मिंजू को ऑलरेडी मुझ पर डाउट था, इसीलिए उन्होंने नी हुसैन के दिल में ये बात डाल दी कि मैं बस लोगों के पैसों के पीछे भागता हूँ। नी हुसैन भी उस दिन दोस्त के बहस में मुझे धोखा देने ही आया था, और ये बात मुझे बहुत जल्द समझ में आ गई। मैं समझ चुका था कि मैं हर तरह से ट्रैप हो चुका हूँ और हर कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहा था। पर उस दिन, यूं कहा जाए, उस वक्त मैं इतना हारा हुआ था, मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करना सही नहीं लगा। ऊपर से तब तक मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हो चुका था। अब मुझे अपने बच्चे को भी बचाना था। मुझे पता चला कि सब मेरे खिलाफ हो चुके हैं। मैं चुपचाप वहां से निकल गया क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल सही नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं वहां से निकलकर छोटे से विलेज में रहने लगा और वही मैंने अपने बचे 3 मंथ्स गुजारे। और पता नहीं कैसे मेरे बच्चे का बर्थ हुआ था, तब लैंस, जिन्स, जियांग्स और नीज साथ में वेंचिंग के कहने पर वेंस ने भी अपने गार्ड्स को मेरे पीछे छोड़ दिया। अब सब कंफ्यूज थे कि वो बच्चा है किसका, क्योंकि लान वांगजी उस बच्चे को नी हुसैन का समझता था, जियांग चैंग उस बच्चे को लान वांगजी का समझता था, वही वेंचिंग उस बच्चे को जियांग चैंग का समझती थी। साथ ही नी मिंजू भी उस बच्चे को लान वांगजी का समझते थे। इसीलिए अब हर कोई मुझे मारना चाहता था, क्योंकि अगर मैं मर गया तो इन सब को शांति मिल जाती। लान वांगजी को लगता था कि मैंने उसे प्यार में धोखा दिया। नी हुसैन को लगता था कि मैंने उसे दोस्ती में धोखा दिया। जियांग चैंग और वेंचिंग को लगता था कि मैंने उन्हें रिश्तों में धोखा दिया। इसीलिए सब ने अपने अपने गार्ड्स भिजवा दिए। पर मेरी किस्मत थोड़ी ज्यादा खराब थी, जो मैं लान वांगजी के हाथों लग गया। मेरी डिलीवरी होने के बाद मैंने एक प्यारे से अल्फा बॉय को जन्म दिया और वांगजी ने बिना सोचे समझे मुझे बेहोशी के कंडीशन में ही लैन मेंशन में लाकर कैद कर दिया। अब मैं कहा हूँ ये बात जब लान वांगजी को पता चल चुकी थी, तो बाकी लोग कैसे पीछे रहते। तो वो सब भी मुझे लान वांगजी के चंगुल से निकालकर मारना चाहते थे। मैं 6 दिन तक वांगजी के कैद में रहा। मेरी बेबी की डिलीवरी हुई थी। वांगजी को मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आया। उसने मुझे अपने बच्चे से दूर करने की कोशिश की। याद है लान वांगजी, भीख मांगी थी मैंने तुम्हारे सामने अपने बच्चे की जान की। ये बात विंग ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा था। तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। इतना बोलकर विंग के चेहरे पर एक ब्रोकन स्माइल आ गई। उसने जियांग चैंग की तरफ देखा और कहा, भाई भाई माना था मैंने तुम्हें। उस दिन वांगजी ने जहां मुझे कैद करके रखा था, वहां तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा भाई मुझे बचाने आया है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन गार्ड्स को तुमने बचपन में मेरी सिक्योरिटी के लिए रखा था, उन्हीं गार्ड्स को तुमने मेरे सामने ऑर्डर दिए कि वो मुझे मार दे। तुम दोनों से बचते बचते जब मैं नी हुसैन के घर पे गया, वहां भी नी मिंजू ने मेरे पीछे अपने आदमी लगा दिए। बेंचिंग के लोग तो ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे थे। जिन जुशुन भी अपने प्यार में पागल हो चुका था। मुझे हासिल करने की जिद ने उसे मेरे जान का दुश्मन बना दिया। और उस दिन मेरे और मेरे मासूम बच्चे के पीछे लैंस, जिन्स, जियांग्स, नीज, वेंस चारों के बॉडीगार्ड्स पड़ गए। सॉरी, 5 के बॉडीगार्ड्स पड़ गए। 6ठे दिन में वहां से भाग तो गया, लेकिन 4 दिन तक मैंने जो जिंदगी बिताई है उन दिनों में, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। सबके गार्ड से भागता फिर रहा था। मेरी हालत क्या थी तुम जानते हो? 10 दिन हुए थे मुझे बेबी को बर्थ दिए। उस दिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने मासूम बच्चे को लेकर उस रिवर में छलांग लगाऊं, पर मैं ऐसा होने देता क्या? जवाब है नहीं। अब विंग सबकी तरफ देखता है और कहता है, उस दिन मैंने तुम सब लोगों को उल्लू बनाया। मैंने अपने बच्चे को तुम सब के गार्ड्स के नजरों से बचाकर एक सिक्योर्ड जगह पर छुपा दिया और खुद एक पत्थर को लेकर रिवर में कूद गया। जानता था कि मेरे कूदने के बाद मेरे बचने का कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए मैंने अपने फादर के सबसे अच्छे दोस्त के बेटे को कॉल किया, जो शू यांग है, और उस दिन मैंने उसे अपनी सारी सिचुएशन बताई, साथ में लोकेशन भी सेंड कर दी। इस इंसान से मैं रेयरली लाइफ में 2 ही बार मिला था। उस इंसान ने हेल्प के लिए उस दिन अपने आदमियों को भेजा। तुम सब लोगों ने तो मुझे मरा हुआ समझ लिया था, पर शू यांग जानता था मैं भले ही मर जाऊं, मेरा बच्चा जिंदा है। इसीलिए उसने सबसे पहले मेरे बच्चे को रेस्क्यू किया। बाद में नदी में अपने बॉडीगार्ड्स थ्रू मुझे ढूंढा। मैं नदी में गिरा। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने 10 दिन पहले ही बेबी को बर्थ दिया था और लगातार भूखे रहने की वजह से, बेबी को फिर भी फीडिंग करवाने की वजह से और बहुत सारे ब्लड लॉस की वजह से
टोटली मौत के हालात में आ चुका था। फिर भी मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प की। वो सीधा मुझे यहाँ से अमेरिका लेके गया, जहाँ उसने मेरा इलाज करवाया। करीबन 2 से 3 महीने लगे मुझे रिकवर होने में। तब तक मेरे बच्चे का अपने बच्चे की तरह उसने और उसके पार्टनर सॉन्गलैंग ने ध्यान रखा। सॉन्गलैंग नहीं, शाओ शिनचैन ने। जब मैं होश में आया तब तुम लोग जहाँ मुझे कभी नहीं देखना चाहते थे, मैंने वही कदम रखा। वो था बिजनेस इंडस्ट्री। शुयांग, शाओ शिनचैन और मैं, हमने शुयांग की सबसे अमेरिका की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉरपोरेशन में, मतलब यांग कॉरपोरेशन में वर्क किया और उसे सबसे स्ट्रॉन्ग बनाया। ऑलरेडी ही आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, उसे हम और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। और जब ऐसा हुआ, मैंने ही तुम सब लोगों के लाइफ में वापस आने के डिसाइड कर लिया। शुयांग, शाओ शिनचैन और मैं, हम तीनों को भी कोई नहीं जानता था। इसीलिए तुम लोगों को कभी पता नहीं चला कि उस कॉरपोरेशन का ओनर कौन है। मैंने ही तुम सब लोगों के शेयर्स को नीचे गिराया, तुम सब लोगों को मजबूर किया कि तुम सब मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए, या यूं कहा जाए भीख मांगते हुए आओ। और ऐसा हुआ भी। इतना बोलकर विंग ने एक नजर सब पे डाली। हर किसी का मुंह उतर चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई जानता था कि विंग उनके बारे में सोच रहा है वो बिल्कुल सही है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें विंग पर यकीन नहीं हुआ था, जिसमें मैडम यू, ली मिनजू, टैन कुरैन, जिन जिशवान, जिन जिशुन और मोस्ट इम्पोर्टेंट लान वांगजी इम्पोर्टेंट था, सॉरी इंक्लूड था। विंग समझ चुका था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। इसीलिए अब जब ये सब सामने थे, तो विंग ने नी हुसैन की तरफ देखा और कहा, नी हुसैन, हम दोनों में दोस्ती के अलावा कोई और रिश्ता था? नी हुसैन ने तुरंत अपने सिर को ना में टेक कर दिया। ये देखकर लान वांगजी शॉक हो गया, क्योंकि वो तो आज तक यही समझता था कि विंग के पेट में पल रहे बच्चे का बाप भी नी हुसैन है। अब विंग ने मैडम यू और चैंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी, तू कहा जाए मैडम यू, आप मुझसे इतनी नफरत करती थी तो क्या मुझे जियांग बिजनेस का इतना सा 1% भी सीक्रेट पता था? इसका जवाब मैडम यू अच्छी तरीके से जानती थी, क्योंकि उन्होंने ही विंग को बचपन से बिजनेस से दूर रखा था। मैडम यू के एंड से कोई जवाब नहीं आया तो विंग ने चैंग की तरफ देखा और चैंग ने अपना सिर ना में हिला दिया। अब वेंचिंग की बारी थी। विंग ने वेंचिंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने कभी भी मुझे और चैंग को एक साथ देखा, किसी भी अलग कंडीशन में? ये सुनते ही वेंचिंग की नजर नीचे झुक गई और इसने भी अपना सर ना में नोट किया। अब विंग ने कुरैन और सीचैन की तरफ देखा और कहा, वांगजी से प्यार करता था मैं, फिर भी कभी भी क्या मैं लैंड मेंशन में आया जिससे आपके सीक्रेट रिवील हो? कभी भी मैं आपके वर्क प्लेस पे आया था? ये सुनकर सीचैन और कुरैन की नजरें भी नीची हो गई और जवाब बिल्कुल क्लियर था, नहीं। अब विंग ने जिन जिशुन की तरफ देखा और कहा, मैंने कभी भी तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिन जिशुन ने भी अपना सिर ना में हिला दिया। अब विंग ने सबकी तरफ देखा, जिनके चेहरे ऑलरेडी शर्म के वजह से नीचे झुक चुके थे। विंग ने स्मग करते हुए कहा, बिना सच्चाई जाने अपनी गलत फहमियों में तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे 10 दिन के बच्चे को तक हर्ट करने की कोशिश की, बिना इस एहसास के कि मैं गिल्टी हो सकता हूँ, पर वो बच्चा, उसने अभी सिर्फ 10 दिन पहले अपनी आंखें खोली है। इन सब चीजों से बेखबर है और तुम सब उसे भी मारने के पीछे लग गए। बिना मुझसे सच जाने तुम सब लोगों ने मेरे लिए अपने दिल में कोई ना कोई नेगेटिव थिंग्स सोचकर मुझे हर्ट करने की कोशिश की। इनफैक्ट उस सब चीजों में तुम कामयाब भी हो गए। खैर, तुम लोगों से क्या शिकायत करनी, तुम लोग मेरे थे ही कौन? सब लोगों के लिए मैं सिर्फ एक टॉय था। जब मैं कम पड़ गया तो मेरे बच्चे की जिंदगी को भी तुमने इस गेम में घसीट लिया। इन सब का छोड़ो, तुम सब ने हमेशा गिल्टी ही साबित किया। मैं जानता हूँ कि आज सच जानने के बावजूद भी तुम सब लोगों को मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है। इतना बोलकर विंग के आंखों में थोड़ी सी उदासी दिखने लगी। तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया और अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। बॉडीगार्ड ने विंग का इशारा समझते हुए उन सब के हाथों में दूसरी फाइल रख दी। इस फाइल में सारी चीजों के सबूत थे और वो दूसरी फाइल पढ़कर अब हर कोई शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। वही विंग
उन सब के बीच में बिल्कुल केयरलेसली बैठा हुआ था, जैसे इन सब के इमोशन से उसे आज कोई फर्क नहीं पड़ता। सब की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर स्माइल थी। स्माइल में कोई इमोशन नहीं था, कोई फीलिंग नहीं थी, बस इन सब का मजाक उड़ाने वाली वो स्माइल थी। ने फाइनली आज सब कुछ क्लियर कर दिया था, इसीलिए उसने अब इन सब को अपने अपने गिल्ट में छोड़कर वहां से जाना ही सही समझा। वो अपनी जगह से उठ गया और उसने अपने आप को थोड़ा स्टेबल किया। बाद में वो जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी उसके कानों में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस गिरी। तुरंत पीछे मुड़ गया और उसने उस पर्सन की तरफ देखा जिससे विंग और वो इंसान बिल्कुल आमने सामने थे। वो पर्सन या वो वॉइस किसी और की नहीं बल्कि लान वांगजी की थी। लान वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मतलब वांगशियान में इससे पहले कि वांगजी आगे का वर्ड कह पाता, विंग ने अपने हाथ को साइड को किया। तुरंत ही विंग के बॉडीगार्ड ने एक पेपर लाकर विंग के हाथों में रख दिया। विंग ने उस पेपर को देखा जिसके चेहरे पर एक क्रिपी स्माइल थी और उस पेपर को उसने सीधा वांगजी के फेस पर मार दिया। वांगजी ने तुरंत ही उस पेपर को देखा, वो उसे पढ़ने लगा। विंग वहां से जाने के लिए मुड़ गया था। इनफैक्ट वो वहां से 2-3 कदम बढ़ भी चुका था आगे, तभी उसे फिर से वांगजी की स्ट्रॉन्ग वॉइस अपने कानों में सुनाई दी। वांगजी ने अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, मतलब वांगशियान मेरा बेटा है। विंग पीछे तो नहीं मुड़ा, पर उसने हल्के से पीछे देखा, एक स्माइल की और उसने भी अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, वांगशियान तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है, तुम्हारा और मेरा बेटा। पर वांगजी आज उसे अपना बेटा कह दिया, आगे से अपना बेटा कहने की गलती मत करना, क्योंकि अब वांगशियान सिर्फ इस वी वूशियान का बेटा है। भूलो मत, तुम्ही ने उसे थोड़ी देर पहले गंदी नाली का कीड़ा और न जाने क्या क्या कहा था। वैसे तुम जानना चाहते थे ना, वो किसका गंदा खून है? वो खून तुम्हारा है और वो बेटा सिर्फ इस वी वूशियान का है। ये बात कभी मत भूलना। उस वक्त मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए तुमसे ही भाग रहा था, अब तुम मेरे पीछे भागोगे। मैं कभी भी तुम्हें अपने बेटे से तो मिलने नहीं दूंगा। इतना बोलकर विंग बिना कुछ सुने वहां से जाने लगा। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.